क्या पढ़ा था भैया? Recording in progress. सॉलिड स्टेट की बात खत्म हो गई ना? आपने पता कुछ? अच्छा, वो डिस्कशन वाला पार्ट का था कि आज कराएंगे ना? कुछ इम्पोर्टेंट बातें कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं। एक दो बातें और लिख लो फिर आगे। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री तो अपन ने डिस्कस कर लिए। कुछ क्रिस्टलोग्राफिक रूल्स होते हैं सॉलिड के। ये क्रिस्टलोग्राफी क्या होती है? भाई क्रिस्टल अंदर से कैसा होता है हमने काफी सारी चर्चा करी। बीसीसी, एफसीसी, ये सब स्ट्रक्चर्स देखे। पता कैसे चला? साइंटिस्ट लोगों को पता कैसे चला? क्रिस्टल ने आके थोड़ी बताया हो कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। इंस्ट्रूमेंट वगैरह प्रोसेस तो एक्सरे की मदद से किया जाता है। क्रिस्टल का एक्सरे निकालते हैं। जैसे बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो एक्सरे करते हैं ना, ऐसे क्रिस्टल का भी एक्सरे निकालते हैं। एक्सरे डाल के उसके ऊपर उससे काम करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ लॉज होते हैं, वो अपने को पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें एक होता है स्टीनोज लॉ। स्टीनोज लॉ साइंटिस्ट का नाम है। इसको हम लॉ ऑफ कांस्टेंट इंटरफेसियल एंगल्स भी कहते हैं। ये लॉ क्या कहता है? एंगल बिटवीन टू corresponding faces of a crystal are always constant, irrespective of the size of crystal। भैया अगर क्यूबिक स्टाइल का क्रिस्टल है, क्यूबिक शेप का क्रिस्टल है, क्यूब में एंगल कितने होते हैं? 99 डिग्री। और हम क्रिस्टल इतना बड़ा लो, इतना बड़ा लो, इतना बड़ा लो, एंगल तो 90 डिग्री की रहेगा ना। स्टीनोज लॉ के लिए उस दिन परेशान हो गया मैं। कौन अकेला तो था नहीं, फान के आ गया था। 4:30 बजे का उस दिन ही करे थे तब मेरा रूम सब मेरा आएगा। तुम ऑनलाइन में बैठे थे लैपटॉप में, तुम्हें क्या याद है? दस हो गए तुम, मुझे पता।
वो नहीं रुक रहा भाई, कौन रुक रहा है? बड़ा कर रहा है ले कौन पढ़ने में मतलब ना कोई रुकी 4 घंटे याद है 4 घंटे में तो पूरी उड़ा दे मुझे 2 टाइप देने का कोऑर्डिनेट का एमओडी एमओडी पता है केमिकल अच्छा मैं बात बता दूं मैं interfacial angles are measured by गोनियोमीटर। एंगल किस इंस्ट्रूमेंट से नापे जाते हैं? गोनियोमीटर से। दूसरा है हायोस लॉ। स्टीनोज लॉ के बाद दूसरा है हायोस लॉ। इसको लॉ ऑफ रैशनल इंडिसेस भी कहते हैं। लॉ ऑफ रैशनल इंडिसेस, ये भी इसका नाम। लॉ ऑफ रैशनल इंडिसेस ये क्या कहता है? स्पेलिंग क्या है? HUOY apostrophe S, HUOY apostrophe S, हायोस लॉ। ये कहता है द इंटरसेप्ट कट बाय any face of the crystal is either equal to or whole number multiple, मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 3.5 गुना 3.25 गुना नहीं होगा, फ्रैक्शन मल्टीपल नहीं होगा, होल नंबर मल्टीपल ऑफ द इंटरसेप्ट कट बाय द यूनिट सेप या यूनिट फेस कह सकते हैं। ये समझ में आया? नहीं? मैं ब्रिक्स यानी ईंटों से एक दीवार बना, एक ईंट की लंबाई 2 फुट है, ऐसे इतनी होती नहीं है, बता 2 फुट है। तो जो दीवार की लंबाई है वो 15 फुट की हो सकती है। नहीं, तोड़ना नहीं, ईंट तोड़ना अलाउड नहीं। 2-2 फुट की 7 ईंटें जमा हो तो 14 फुट की लंबाई आएगी, 8 जमा हो तो 16, 15 नहीं आती। ईंट यानी ब्रिक मेरी क्या हुई? यूनिट सेल। वॉल मेरा क्या हो गया? पूरा क्रिस्टल। तो क्रिस्टल की जो एक लेंथ है वो यूनिट सेल की लेंथ का होल नंबर मल्टीपल, या मिनिमम कितना हो सकता है? 1 यूनिट सेल के बराबर हो सकता है। जो क्रिस्टल बनता है भाई 3 एक्सिस है, ये इतना बड़ा क्रिस्टल है, मतलब फिर एक्स वाई जेड एक्सिस पर भी है, पर जेड एक्सिस में ड्रॉ नहीं करता।
एक्स और वाई एक्सेस पे मैंने इसको बताया। तो यहां से लेकर ये जो पॉइंट आप मैथ्स में पढ़ते हो ना, ये एक्स एक्सिस पर कट किया गया इंटरसेप्ट और ये वाई एक्सिस पे कट किया हुआ इंटरसेप्ट। अब इस क्रिस्टल में एक यूनिट सेल थोड़ी होगी, कई सारी होंगी। तो मान लीजिए उनमें से एक यूनिट सेल ये, फिर ये दूसरी यूनिट सेल, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं। तो ये जो इंटरसेप्ट इसने कट किया पूरे क्रिस्टल में किसी एक एक्सेस पर, वो या तो एक यूनिट सेल की लेंथ के बराबर होगा, यानी उसके द्वारा कट किए गए इंटरसेप्ट के बराबर होगा। द इंटरसेप्ट कट बाय एनी फेस ऑफ द क्रिस्टल, ये एक फेस है, इज आइदर इक्वल टू और होल नंबर मल्टीपल ऑफ द इंटरसेप्ट कट बाय द यूनिट सेल। एक यूनिट सेल कितना इंटरसेप्ट कट कर रही है? इतना। तो इस इंटरसेप्ट की लेंथ इसकी 8 टाइम्स है, या 7 टाइम हो सकती थी, या 9 टाइम्स, 5 टाइम, 5.5 गुना, 3.25 गुना, 4.25 गुना नहीं हो सकती। ये लॉ है, लॉ ऑफ रैशनल होल नंबर में होगी मल्टी। जैसे अगर एक यूनिट सेल की लेंथ ए है, ब्रेथ बी और हाइट सी है, किसकी? एक यूनिट सेल की बात है, उसकी लेंथ ए, ब्रेथ बी है, हाइट सी। तो जो आपका क्रिस्टल होगा, क्रिस्टल की लेंथ एम ए, ब्रेथ एन बी, हाइट ओ सी हो सकती है, जहां पर एम एन एंड ओ आर होल नंबर्स हो, यानी लेंथ 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना, जो भी, ऐसी ब्रेथ भी 2, 3, 5, 7 गुना कुछ भी हो सकती है, ऐसे हाइट भी कुछ हो सकती है। अरे वो सुनो, तो इस तरह की बात इसमें कही थी, जिसको कहते हैं लॉज ऑफ रैशनल इंडिसेस। एक तीसरा लॉ होता है थर्ड, ये होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट सिमेट्री। ये कहता है इन एनी क्रिस्टल टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री आर कांस्टेंट। टोटल एलिमेंट सिमेट्री कैसे रहते हैं? कांस्टेंट। जैसे अपने भी बात हुई थी पिछली क्लास में कि क्यूब के अंदर कितने एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होते हैं? 23, है ना? एक सेंटर ऑफ सिमेट्री था, 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री थे, और 10 मेरे क्या थे? नहीं 10 ही थे, 4 नहीं 13 एक्सेस ऑफ सिमेट्री। अब आप कोई सा भी क्यूब लाओ, बॉडी सेंटर क्यूब, फेस सेंटर क्यूब, सिंपल क्यूब, या कोई भी एग्जांपल ले आओ क्रिस्टल का, सीजियम क्लोराइड ले आओ, NaCl ले आओ, कुछ भी ले आओ, उसके अंदर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री 23 होंगे, क्योंकि वो क्यूब है। ये कहना फिर होता है ब्रैग्स लॉ या ब्रैग्स इक्वेशन। क्रिस्टल की स्ट्रक्चर मैंने बोला कैसे पता करते हैं? एक्सरे से। ये मान लीजिए क्रिस्टल में एटम्स की लेयर्स बनी हुई, ऐसे एटम्स की लेयर बनी होगी एटम के अंदर, सारे एटम्स के सेंटर्स मिला के मैंने एक लेयर मानी है ना, ऐसे। तो मुझे दिख रहा है कि इन दोनों लेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस है, इसको अगर मैं d मानूं, तो ये इस एटम की रेडियस और इस एटम की रेडियस यानी 2r के बराबर होगी। तो अगर इसी तरीके से मैं इन लेयर्स के बीच का डिस्टेंस नाप लूं,
तो मुझे इन एटम्स की रेडियस पता चल जाए, और रेडियस पता चल जाएगी तो जो यूनिट सेल अपनी बन रही है उसकी आर्म पता चल जाएगी। याद आ रहा होगा यूनिट सेल की रेडियस और आर्म्स में रिलेशन अपन ने निकाली वो पता चल जाएगा। आर्म पता चल गई तो आप डेंसिटी निकाल सकते हो, यानी पूरा आपका कुंडली बन जाएगी। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ और टाइम बता दिया जाए तो आपकी कुंडली बन जाती है, वैसे अगर ये डिस्टेंस हमें पता चल जाए तो क्रिस्टल की कुंडली बन जाती है। अभी डिस्टेंस कैसे पता, तो उसके लिए इसके ऊपर डाली जाती है एक्सरे डाली, एक्सरे टकरा के रिफ्लेक्ट होगी। जब किसी ऑब्जेक्ट पे कोई लाइट डाली जाती है तो उसके साथ क्या क्या होता है? कुछ लाइट है, कुछ तीन काम होते हैं। पहला रिफ्लेक्ट, टकरा के वापस हो जाए, दूसरा रिफ्रैक्शन, आर पार निकल जाए, और तीसरा एब्जॉर्प्शन। इन्होंने एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट जीरो माना। मैं इसको साफ सुथरा बनाता हूं डायग्राम। इन्होंने कहा जैसे ये लेयर्स हैं, हमें एटम हटा दीजिए, समझ जाओ तीन आइटम्स हैं। इनने कहा इस पे अपन ने कोई एक्सरे डाली, नॉर्मल से एंगल थीटा बनाते हुए, तो क्या होगा, कुछ एक्सरे का पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस एक्सरे की वेवलेंथ लैम्डा मान लीजिए, लेकिन कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा, फिर वो अगली लेयर से रिफ्लेक्ट होगा। फिर कुछ पार्ट आगे जाएगा, वो अगली लेयर से रिफ्लेक्ट होगा, लेयर से कुछ अगली लेयर। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि एक ही वेव से तीन वेव बन गई। एक एक्सरे कितनी एक्सरे में डिवाइड हो गई? तीन। अगर इसकी वेवलेंथ लैम्डा है तो इसकी भी लैम्डा होगी, इसकी भी लैम्डा होगी, इसकी भी लैम्डा होगी। वेवलेंथ नहीं बदलती, फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी, एम्पलीट्यूड भी सेम रहेगा, स्पीड भी सेम रहेगी। तो बताओ क्या चेंज आएगा? वेव ऑप्टिक्स हो गई? नहीं हुई, नहीं होगी। है इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, डज नॉट चेंज। फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड पे। वेव नंबर, स्पीड ऑफ प्रोपगेशन है, क्या बोला? स्पीड ऑफ प्रोपगेशन, स्पीड नहीं चेंज होती, मतलब मीडियम सेम है ना, मीडियम बदलूंगा तो स्पीड चेंज होगी ना। और एक्सरे में अलग अलग वाली बात नहीं, एक सिंगल वेवलेंथ की एक्सरे डाल रहा है, वो ये होता है कि जैसे ग्लास में से अपन लाइट गुजार रहे हैं तो अलग अलग वेवलेंथ की स्पीड अलग अलग हो जाती है, तो वो डिफ्रैक्शन हो जाता है, वो 7 कलर अलग हो जाता है, वो बात नहीं कर रहा हूँ। एनर्जी में चेंज आता है, पुरानी बातें पूछ नहीं। ये वेव जितना रास्ता तय कर रही है, क्या इस वेव के बनने में भी उतनी रास्ता तय हुआ होगा? नहीं, ज्यादा लंबा रास्ता तय किया इस वेव ने, और ज्यादा लंबा रास्ता तय किया। यानी इन तीनों वेव्स में एक अंतर है, पाथ की लेंथ का। जब पाथ की लेंथ में डिफरेंस होता है तो हम पाथ डिफरेंस कहते हैं, और जब किन्हीं दो वेव्स में पाथ में डिफरेंस आता है तो उनमें फेज में भी डिफरेंस आता है, फेज डिफरेंस। अजीब अजीब नाम लग रहे हो, फिजिक्स पढ़ोगे। डेल फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा डेल एक्स। डेल एक्स इज द पाथ डिफरेंस, डेल फाई इज द फेज डिफरेंस। 12th क्लास में हुआ करता है वेव ऑप्टिक्स में, सुना होना चाहिए, पता नहीं, देखिए अभी वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट नहीं, कोई बात नहीं, पहले पढ़ लेते ना। चलो, तो यहां पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस भी आना चाहिए। अब ये जो तीन वेव हैं, 1, 2 और 3, इन तीनों वेव में सब कुछ सेम, सब कुछ सेम,
सिर्फ एक ही चीज में अंतर है, फेज। जब ऐसी वेव आपस में मिलती हैं, टकराती हैं, तो एक फिनोमेना होता है जिसको कहते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस होने के लिए जरूरी शर्त है कि जो वेव्स आ रही हैं उनमें सब कुछ सेम, सिर्फ फेज में डिफरेंस। ऐसी वेव्स जिनमें सब कुछ सेम होता है लेकिन फेज में डिफरेंस होता है, तो हम कहते हैं ये वेव्स कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट से आ रही है। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। तो नहीं पढ़ा तो मेरे को मेहनत लग रही है, मैं बताया था एक मिनट के अंदर। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट से आ रही है। तो ये 3 कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट बने। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट जिनसे निकलने वाली लाइट की सब कुछ सेम हो, सिर्फ क्या चीज अंतर हो, फेज। ये भी नहीं समझ में आ रहा किलोमीटर फेज डिफरेंस क्या बात करते हैं, कोई बात नहीं, अभी नाम सुन लो, जो फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो फिर लग जाएंगे 2 घंटे, ठीक है ना। तो इनमें इंटरफेरेंस वगैरह होता है। तो इन वेव्स को ये जो टकरा के जा रही है, इनको एक ब्लैक पर्दे पे लेते हैं, तो वहां आपका इंटरफेरेंस से फ्रिंजेस बनती है, चमकीली फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, फिर लाइट फ्रिंज, फिर अंधेरा, एक उजाले वाली पट्टी, फिर अंधेरे वाली पट्टी, फिर उजाले वाली। उसकी विड्थ अपना यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सुना होगा। अगर इनके बीच में डिस्टेंस दी है तो इन लेयर के बीच में भी कितना डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के फार्मूले से निकाल लेते। अगर ये पता चलेगा तो ये भी पता चलेगा। यहां पे मैंने उस फार्मूले को सिंप्लीफाई कर दिया है, n लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा। ये हमारा ब्रेग्स इक्वेशन है, ये आपको फार्मूला याद है। n लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा। व्हाट इज d? डिस्टेंस बिटवीन द 2 लेयर्स। थीटा ये दिख रहा है आपको, एंगल फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। लैम्डा यानी वेवलेंथ। अब ये n क्या है? ये n को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। ये जो प्रोसेस है इसको हम डिफ्रैक्शन नाम देते हैं, डिफ्रैक्शन। मैं अगर इन दोनों वेव्स के बीच की बात, इंटरफेरेंस की बात कर रहा हूं, तो इन दोनों वेव्स में एक लेयर का अंतर। कितने लेयर का अंतर है? एक लेयर। तो इसलिए n की वैल्यू 1 डाल। अगर मैं इस वाली वेव और इस वाली वेव का इंटरफेरेंस पैटर्न स्टडी कर रहा हूं, इन दोनों लेयर्स में इन दोनों वेव्स में 2 लेयर का डिफरेंस, तो आप n की जगह क्या डालोगे? 2 डालोगे। तो ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन वर्ड समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको इजी वे में लिख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन लेयर्स, लेयर्स के बीच का डिफरेंस। अलग अलग कलर के बैंड्स बन जाते हैं। आपने ये चीज डेली लाइफ में देखी है, बारिश के दिनों में बारिश हुई, बंद हो गई बारिश, सड़कों पे जगह जगह पानी जमा हो जाता है, गाड़ियां गुजरती है तो उनका कुछ ऑयल भी वहां पे गिर जाता है, तो आप देखेंगे वो कलर दिखता है, सतरंगी हो जाता है, रेनबो ऐसा दिखता है उस पर जब लाइट गिरती है। वो यही चक्कर है, ऊपर ऑयल की फिल्म एक लेयर हो गई, नीचे पानी की लेयर दूसरी फिल्म हो गई, तो लाइट उस पर टकराती है तो कुछ हिस्सा ऑयल से रिफ्लेक्ट होता है, कुछ उसके नीचे वाले वाटर की लेयर्स, फिर उनमें इंटरफेरेंस होता है, इससे डिफरेंट कलर पैटर्न डेवलप होते हैं, ठीक है ना। डेली लाइफ का एक एग्जांपल मैं, ये ब्रैग्स इक्वेशन, आपको तो इक्वेशन याद रखनी है यार, n लैम्डा इक्वल टू 2d sin d है डिस्टेंस बिटवीन द 2 लेयर्स। वाली आगे बात करते हैं। अगली चीज पढ़ने वाले हम वीज इंडिसेस। वीज इंडिसेस ये क्या होते हैं? These are the coordinates cut by faces of a crystal on 3 axes.
जो एक्स वाई जेड एक्सेस होते हैं उस पर कोई क्रिस्टल कितना इंटरफेस कट कर रहा है, कितना इंटरसेप्ट कट कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे कहलाते हैं वीज इंडिसेस। ये समझ गए कि नहीं समझ? कोऑर्डिनेट समझते हैं ना, जो मैं अभी समझा रहा था आपको। ये क्यूब है, अब मैंने इसे एक्सेस पे रखा, ये यहां पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। बताइए एक्स एक्सिस पे कितना दूरी तक गया हुआ है? 5 पॉइंट तक या 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर तक, जो भी है। तो अगर मैं एक्स एक्सिस पे इसकी जो लेंथ है उसे ए बोलूं, मतलब यूनिट सेल की लेंथ को ए बोलूं, यूनिट सेल की लेंथ ए है, ठीक है। तो इसकी क्रिस्टल की लेंथ कितनी? तो क्रिस्टल की लेंथ मुझे दिख रही है 5a। तो हम ऐसा बोलेंगे कि इस क्रिस्टल ने एक्स एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट कट किया है वो कितना है? 5। इंटरसेप्ट जो उसका है 5a के बराबर। जो यूनिट सेल है उसकी हाइट b मानते हैं, तो क्रिस्टल की जो हाइट है वो 8b हो जाएगी। अब ऐसे एक्स एक्सिस पर भी नोट कर लें कितना गया है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस गया है, सॉरी जेड एक्सिस। तो जो जेड एक्सिस है उस पर अपन बात करें कितनी दूरी तक गया है, जेड एक्सिस पे कितना है, ठीक है। मतलब यहां से लेना चाहिए, तब ठीक है मैंने ले लिया। जेड एक्सिस पे मान लीजिए गया ये यहां से लेकर यहां तक, मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये भी 5 गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिस्टल की हाइट विड्थ भी कितनी हो जाएगी? 5c। इस तरह से अपन डिनोट करेंगे। तो ये कोऑर्डिनेट बताने का तरीका होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग मैथ्स में पढ़ते होंगे मेरे ख्याल से ना, कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं। तो ये तो मैंने डायग्राम से समझा रही है, जरूरत नहीं अपने को डायग्राम बनाने की, मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ कि इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्रिस्टल अगर हमारे हैं 5a माइनस 2b 3c, मुझे समझाओ इस कहानी। एक्स एक्सिस पर 5 यूनिट तक, वाई एक्सिस पे -1 मतलब -1 नीचे की तरफ, और जेड एक्सिस पे +3, ऐसा। तो अगर ये इसके कोऑर्डिनेट हैं तो इसके वीज इंडिसेस क्या आएंगे? वेरी सिंपल, इसके वीज इंडिसेस आएंगे 5, -2, 3। इतनी घटिया चीज पेपर में ये दिया होगा, पूछेगा वीज इंडिसेस बताओ। अगर 5 मिनट पहले बात करता तो आपके हमें नहीं आता। अब लो सर, अभी लो 5, -2, जानना जरूरी, सीख लो, सब चीजें आसान है, पता नहीं इसलिए करें। आगे बात सुनो। अब एक और साइंटिस्ट थे, इनका नाम था मिलर। उनने भी ऐसे इंडिसेस दिए, उन्हें मिलर इंडिसेस कहते हैं। मिलर इंडिसेस आप वीज इंडिसेस की हेल्प से कैलकुलेट कर, मिलर इंडिसेस वीज इंडिसेस की हेल्प से आप कैलकुलेट कर। इसको करने का तरीका क्या होता है? मतलब पेपर में जो क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल वो ऐसा आता है, आपको कोऑर्डिनेट्स दे देंगे और इसके मिलर इंडिसेस निकालने को बोलते हैं। वीज इंडिसेस तो देख के बता दो। अब मिलर इंडिसेस कैसे निकालना है ये भी आसान है, बस ये पता चल जाएगा तो इंग्लिश में करना। टेक द रेसिप्रोकल ऑफ वीज इंडिसेस। मिलर इंडिसेस निकालने के लिए आप क्या करेंगे? वीज इंडिसेस का रेसिप्रोकल लेंगे पहले, देन मल्टीप्लाई ईच वैल्यू, जो रेसिप्रोकल वाली आई है, विद एलसीएम ऑफ वीज इंडिसेस। जो वीज इंडिसेस तो उनका एलसीएम निकालिए, उससे हर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई, बस आ गया आपका मिलर इंडिसेस।
जैसे इस क्वेश्चन में आपको मिलर इंडिसेस निकालने तो क्या करो, मतलब कोऑर्डिनेट्स आपको दे देगा तो पहले तो वीज इंडिसेस डिसाइड करो। अब आपको मिलर इंडिसेस निकालने हैं, तो पहले इनका रेसिप्रोकल करोगे 1/5 कॉमा -1/2 कॉमा 1/2, कॉमा लगा के कर, माइनस लगा। अब इसमें जो डिनोमिनेटर से मतलब वीज इंडिसेस, इनका एलसीएम लो, बताओ कितना है? 30। इन सबको उस डिनोमिनेटर से एलसीएम से मल्टीप्लाई करो, 1/5 इंटू 30 -1/2 इंटू 30 1/3 इंटू 30। फालतू के काम कितना बचेगा? 6 -15 -15 और 10। तो ये आंसर आ गया। अक्सर ये ऐसा लिखा रहता है, माइनस को सामने लिखने के ऊपर बार लगा के लिख देते हैं, तो 6 कॉमा बार 15 कॉमा 10, ये आगे वैसा मिला। ईश्वर कौन है, ईश्वर क्या है, इसको मत जानो, सिर्फ भक्ति करो। निकालना सिखा दिया ना, मतलब जानो। तो यूज क्या? यूज ये ना, मार्क्स मिलेंगे पेपर में तुम्हारे, 4 नंबर मिलेंगे, सीधी सीधी बात है। कोऑर्डिनेट दिया रहेगा सॉलिड स्टेट में, और मिलर इंडिसेस पूछेगा, आप निकाल लेना, बात खत्म। कितना ध्यान रखना, इससे आगे ध्यान नहीं। क्लियर है? इतना ज्ञान काफी था। थोड़ी चीज और दिखाऊंगा मैं आपको उसमें। क्या? अच्छा, जो मिलर इंडिसेस हैं इनको अपन H, K और L से डिनोट करते हैं। मतलब पहला मिलर इंडिसेस H कहलाता है, दूसरा K कहलाता है, तीसरा L। हो गया ना अभी? चलो एक छोटी चीज और, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। क्रिस्टल के किन्हीं दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालें, उसका फार्मूला होता है, या उस डिस्टेंस को हम किस सिंबल से शो करते हैं? DHKL। डिस्टेंस का फार्मूला सिंबल क्या है? DHK। उसके लिए फार्मूला होता है 1/DHKL इज इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस K स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। ABC क्या है? यूनिट सेल की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। और HKL क्या है? जो आपका पूरा क्रिस्टल है उसके कोऑर्डिनेट आपको दिए होंगे, उसका निकाला गया मिलर इंडिसेस। उससे आपको दो प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस 1/DHKL मिलेगा। मतलब 1/DHKL आएगा, उसको उल्टा कर लेना। अब आपको समझ में आ रहा है उसका यूज क्या है? इंटरप्लेनर डिस्टेंस, दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालने में अपन इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है भैया, तो सॉलिड की बातें हो गई खत्म, छोटी मोटी बातें और बतानी सब बता दी मैंने। ठीक है, केमिस्ट्री तो अथाह है, बताते रहूंगा, एक ही चैप्टर भी 2 साल तक पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपके लिए भी इतना का। डिस्कशन में क्या रह गया था? एक्सरसाइज 1 में पूरी नहीं होती, स्टार्ट ही नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हो? कुछ तो शुरू किया था, एक होमवर्क दिया था एनसीईआरटी रीडिंग और वो होमवर्क दिया। उसमें कुछ तुम्हें मिला होगा दुनिया से ना? हाँ सर। क्या मिला भाई? सर एक तो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं,
पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पॉलीमॉर्फिक होगा। अच्छा ये बता दूं मैं 6 पॉइंट हो गए 7 हो गए 7 हो गए सर। एक और पॉइंट लिखो पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छी बात याद होगा पॉलीमॉर्फिज्म ये होगा पॉली पता नहीं क्या बोलता है व्हेन वन कंपाउंड पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड can show more than one crystalline structures। एक ही चीज अगर 2-3 तरह की क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर शो करती है तो हम क्या कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एग्जांपल ZnS याद करो 2 तरह की क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर शो करता था, एक CCP और एक HCP। जब CCP शो करता था तो हम उसे जिंक ब्लेंड भी कहते थे और HCP शो करता था तो वुडजाइड। ठीक है ना, ये फिनोमेना कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। जब कंपाउंड ऐसा करते हैं, अगर कोई एलिमेंट ऐसा करे, एलिमेंट भी कर सकते जैसे सल्फर की 2 क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है, एक ऑर्थोरोम्बिक नाम बताया ना मैंने 7 क्रिस्टल सिस्टम, और एक होती है मोनोक्लिनिक। ऑर्थोरोम्बिक को अल्फा सल्फर कहते हैं और मोनोक्लिनिक को बीटा सल्फर कहते हैं। ठीक है, सल्फर तो एलिमेंट है। ऐसे कार्बन की भी 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, बल्कि 3 होती है, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरिन। लेकिन जब एलिमेंट ऐसा करते हैं तो उनको अपन पॉलीमॉर्फिज्म नहीं कहते, ये फिनोमेना हमारा कहलाता है एलोट्रॉपी। क्या कहलाता है? एलोट्रॉपी। और भैया पेपर में कई बार इसको भी पॉलीमॉर्फिज्म बोल के क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने कहा इसके अंदर ही बता। क्या बोल रहा था? पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सर ये शॉर्ट की का ये मिसिंग यूनिट्स मोटिव्स क्या होते हैं? एक एक करके कर रहे हैं, पहले ये लिखिए। एक उसमें कहीं लाइन लिखी एनसीईआरटी में पॉलीक्रिस्टलाइन। हमें पता था कि एमोर्फस सॉलिड में रेगुलर ऑर्डर नहीं होता है ना, लेकिन मैं जब एमोर्फस सॉलिड को और क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंस लिखवाए थे तो मैंने बात की थी उसमें कि एमोर्फस सॉलिड में भी ऑर्डर होता है पर बहुत थोड़ी दूरी तक होता है, उनको शॉर्ट रेंज ऑर्डर का, और बाकी लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहलाते हैं क्रिस्टलाइन होते हैं। तो यानी कि एमोर्फस सॉलिड में भी छोटे छोटे क्रिस्टल पाए जा सकते, मतलब इतने हिस्से में थोड़े बहुत क्रिस्टल बने, फिर इरेगुलर होंगे, फिर कहीं और थोड़े छोटे क्रिस्टल होंगे अलग अलग टाइप। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि एमोर्फस सॉलिड का एक बड़ा टुकड़ा कई छोटे छोटे अलग अलग टाइप के क्रिस्टल से मिलकर बना है, इसलिए एमोर्फस को हम पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड भी कह देते हैं। एक सुपरकूल्ड लिक्विड है पॉलीक्रिस्टलाइन, ये बड़ा, ठीक है। और क्या था वही बता, ये हो गया सर। ये मोटिव लिखा भाई, मोटिव क्या है? मोटिव नहीं, मोटिव्स। अरे जो अपने यूनिट सेल थी, जो स्ट्रक्चरल यूनिट थी, जो बेस था, अपन ने बात की थी 2D अरेंजमेंट होता है, फिर वो लेयर्स एक के ऊपर एक जम के क्या बनाती हैं 3D। तो जो एक लेयर है बेस लेयर, अपन ने 2 तरह की बेस लेयर ली थी, एक तो स्क्वायर प्लेनर वाली को एक के ऊपर एक जमाया था, उससे हमारा सिंपल क्यूबिक बनाता है और बॉडी सेंटर। फिर हेक्सागोनल को एक के ऊपर एक जमाया, उससे हमारा HCP और CCP बना। तो जो एक बेस लेयर है जिसको आप रिपीट कर रहे हो बार बार, उसको एक बेसिस या बेसिस लेयर या मोटिफ लेयर के नाम दिया, इंग्लिश का मोटिफ लेयर या बेस लेयर, एक सिंगल लेयर जिसको आप रिपीट कर रहे हो। ये हो गया इसको डालो। अच्छा, हमने डिफेक्ट सीखे, क्रिस्टल डिफेक्ट में एटम आयन निकल जाते हैं बाहर कई बार, तो उससे डेंसिटी कम हो जाती है क्रिस्टल की, कुछ जगह खाली हो जाएंगे। अच्छा, खाली जगह से याद है मैंने आपको पैकिंग फ्रैक्शन सिखाया,
सिंपल क्यूबियम में 52.4% था, बॉडी सेंटर्ड में 68 और एफसीसी या सीसीपी में 74, एचसीपी में भी 70। पैकिंग फ्रैक्शन मतलब कितना हिस्सा भरा हुआ। यार पेपर में क्वेश्चन आता है कितना हिस्सा खाली है ये बताओ, माइनस 100 में से या 1 में से जो भी माइनस कर लेना, ठीक है ना। मैं लिख नहीं पाया, ये भी लिखेगा नहीं आपने मिटा ली। मैं 3 बार पूछा तब तो तूने मुंडी हिला दी। मैंने नहीं, किसी और दोस्त ने लिखी, कॉपी कर ली। एक और चीज जो मैं बात कर रहा था कि डिफेक्ट आता है तो कुछ एटम से आयंस बाहर चले जाते हैं, कुछ यूनिट सेल्स बाहर चली जाएंगे, कुछ भी चला जाएगा बाहर, कुछ डेंसिटी में अंतर आएगा। जैसे अपने शॉर्ट की डिफेक्ट में डेंसिटी कम हो जाती है, फ्रैंकल में उतनी रहती है, कहीं बढ़ जाते हैं। तो कितना डिफरेंस आया, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स रिमूव्ड या लॉस्ट फ्रॉम द क्रिस्टल। अगर अपने को पता करने तो बड़ा सिंपल से काम है, डेंसिटी देख लो। पहले कितनी डेंसिटी थी, मतलब TDH, TDH मतलब थ्योरेटिकल डेंसिटी, थ्योरेटिकल मतलब विदाउट डिफेक्ट जो आनी चाहिए, परफेक्ट, माइनस डी एक्सपेरिमेंटल, असल में कितनी डेंसिटी आई डिफेक्ट इफेक्ट होने के बाद, डिवाइडेड बाय DTH इनटू 100, मतलब लॉस इन डेंसिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। क्योंकि विशेष फार्मूला नहीं, जनरल फार्मूला पर जिंदगी में आएगा कर निकालते हैं डिफरेंस पता करने के लिए, तो वो चीज ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है। हाँ अच्छा, एक और खास बात मुझे याद आ रही है, ये जो थ्योरेटिकल डेंसिटी है इसको पिग्नोमेट्रिक डेंसिटी भी कहते हैं। ये नाम आवे तो तुम लोगों को ये पता नहीं क्या है ना। और जो एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी होती है उसको क्रिस्टलोग्राफिक डेंसिटी या एक्सरे डेंसिटी कहते हैं। एक्सरे से जो निकाली गई, ये नाम शायद आ जाए, मैंने बता दी इस तरह से। अच्छा, ऐसा मैंने पॉलीमॉर्फिज्म बताया, वैसे एक और चीज होती है आइसोमॉर्फिज्म। आइसो मतलब सेम, मॉर्फ का मतलब होता है स्ट्रक्चर, शेप। तो पॉली मतलब एक ही चीज कई तरह के स्ट्रक्चर शो करती है, तो आइसोमॉर्फिज्म का मतलब कई सारी चीजें सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो करती है। When different compounds show same crystal structure and same water of crystallization, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कैसा होना चाहिए, सेम। एग्जांपल, MgSO4.7H2 एंड ZnSO4.7H2, दोनों में आप देख लो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सेम है, डॉट ला के जो लिखा है, और उन दोनों की क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी सेम हो। अगर ये BC से तो वो भी BC से, इस तरह की बात। इन्हें क्वेश्चन आता है उसमें खासतौर से ध्यान रखना है। एक शर्त और जरूरी है, hybridization in cation and anion should also be same. Hybridization and geometry जो होती है अपनी hybridization से निकलती है, वो भी सेम होनी चाहिए कैटायन। अगर ऐसा नहीं तो नहीं कर पाओगे, ये दिमाग में रखना। तो फिर उनको अपन आइसोमॉर्फिक क्रिस्टल नहीं दो, तो उसे आइसोमॉर्फिक नहीं दो। अब जैसे इसमें कैटायन तो अकेला है, अकेली चीज में तो हाइब्रिडेशन होता नहीं है। एनायन मेरा SO4, इसमें भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री sp3 हाइब्रिडेशन होता है, इसमें भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री sp3 हाइब्रिडेशन होता है। ये ठीक, इधर चल जाए। अब जैसे मैंने आपसे पूछा कि KNO3 और KClO3 क्या ये आइसोमॉर्फिक है? फार्मूला तो मिलता जुलता लग रहा है, तो लग रहा है कि होंगे, लेकिन KNO3 में नाइट्रोजन में sp2 हाइब्रिडेशन होता है, इसमें sp3।
इसकी ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर होती है, इसकी होती है टेट्राहेड्रल। ये आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए, वो केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे अपन। हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे वैसे। सर इस शीट में पार्ट न्यूमेरिकल वैल्यू करके दिया। हाँ। और इस वाली मेरी वाली में आपकी बात मत किया, मेरी में नहीं है। आग लगा दो। अबे अपन ने कहा था ना, ये एक लेयर है नीचे वाली जो डार्क गोले, उसके ऊपर हल्के वाले सर्कल है, ऊपर की लेयर। अब इसमें क्या होगा, कुछ वॉइड्स तो ढक जाएंगी, जो वॉइड्स ढक गई वो टेट्राहेड्रल वॉइड होगी। ट्रायंगुलर वॉइड ढक गई तो टेट्राहेड्रल वॉइड होगी। और कुछ ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर एक और ट्रायंगुलर वॉइड आएगी, तो उसके अंदर ओ लिख दिया है, यानी वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है। वो ये बता रहा है इस तरह से टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड बने। आएगा समझ? ये वाले टाइप के क्वेश्चन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स से नॉट स्टार्ट टू क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये तो हो गया। और कोई इसमें एनसीईआरटी में कोई लाइन समझ में नहीं आई, शीट में कोई पॉइंट ऐसा दिख रहा हो? इसमें the closest distance between two tetrahedral voids बोलते हैं तो a/2 दिया है, और दो tetrahedral voids के बीच का डिस्टेंस तो √3a/4 दिया है। ये सब क्या एक ही डायगोनल पे जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, √3a/4 प्लस √3a/4 यानी √3a/2 आएगा। और दो क्लोजेस्ट तो इस डायगोनल की यहाँ पर है, उस डायगोनल की वहां पर भी है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो छोटा सा क्यूब बनता था वो a/2 होता था। तो a√3/2 कितना आएगा तुम्हारा 0.707a, और ये कितना 0.5a। क्लोजेस्ट पूछे तो ये लेंगे, सेम डायगोनल पे पूछे तो a√3/2 लेंगे। HCP पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स का भी डिस्कशन में आएगा। सर आयनिक और सॉलिड कैसे सर डिफरेंशिएट करेंगे सर सॉलिड्स में? कैसो सर सीट में क्वेश्चन दिया है सर, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स। सर आयनिक और कोवेलेंट कैसे? बस मैं शीट पे ही जा रहा हूँ, शीट निकाल लूं, उसको डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 1 शाहनाज करके लाने को बोला था मैंने। साइड्स और एंगल्स 6 पैरामीटर मॉडल बनाना है। शीट को पढ़ा होगा तो उसमें डायग्राम्स वगैरह पे भी नजर डाली है ना? यस सर। हाँ वो जरूरी है। सर HCP और CCP का पैकिंग एफिशिएंसी सेम होती है तो मेंशन करेगा। मेंशन करेगा मतलब जैसे किसी की फाइंड करनी है, दोनों की सेम होती है, किसकी फाइंड करनी है किसकी क्वेश्चन में देगा तो उसमें मेंशन नहीं करा।
ठीक है, और उसके बाद एंगस्ट्रॉम में किया ना, इसको मीटर में आ जाएगा, पॉइंट में आएगा जेड में, उसका अप्रोक्सीमेट 3.8 तो 1.6 वो 6 लेगा, क्योंकि वो इसमें कैंसिल आउट होता है और एंगस्ट्रॉम को सर ये ले लीजिए। वेडनेसडे को एक डाउट क्लास है। क्या बे? हाँ, एक्सरसाइज 1 है ना, उसका पार्ट 1 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 सब्जेक्टिव क्वेश्चन सेक्शन ए, कोई डाउट? सर इसमें ए और डी को कैसे क्लासिफाई करें? क्या सेक्शन ए और डी को? अरे नहीं, टेट्रा फोस। अरे भाई मैंने जो बोला उसका जवाब दे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 1 जो होता है एक्सरसाइज का, सेक्शन ए में आपका कोई नंबर बताओ क्वेश्चन का, नंबर ऑफ डाउट। A1 क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, मतलब वो ये बताना है कौन सा आपका एमोर्फस है, कौन सा क्रिस्टलाइन है, फिर अगर क्रिस्टलाइन है तो वो कौन सा क्रिस्टल है, मेटेलिक है, क्या है। भैया इसको आपको इतना पता होगा, वैसे कौन से आयनिक कंपाउंड होते हैं, कौन से कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं नहीं पता क्या भाई, तो फिर क्या दिक्कत। अब जैसे ए और डी, ए पे लिया जाए, ए हमारा क्या दिया है, P4O10। P4O10 फास्फोरस मेरी नॉन मेटल, ऑक्सीजन में मेरी नॉन मेटल है, नॉन मेटल के जुड़ने से कोवेलेंट कंपाउंड बनता है। और मैंने पेज के टॉप पे लिखवाया था कोवेलेंट कंपाउंड के क्रिस्टल कोवेलेंट नहीं होते, मॉलिक्यूलर। मैंने कहा था नाम में गूगली होगी, बाकायदा लिखवाई ये बात, कोवेलेंट कंपाउंड के क्रिस्टल मॉलिक्यूलर होते। तो P4O10 मेरा कोवेलेंट कंपाउंड है, तो उसका क्रिस्टल कैसा होगा, मॉलिक्यूलर, सिंपल। ग्रेफाइट कार्बन के एटम से बनता है, एटम से जो बनता है वो हमारा होता था कोवेलेंट क्रिस्टल, या उसे नेटवर्क सॉलिड या फ्रेमवर्क सॉलिड भी कहते हैं। तो ये कोवेलेंट हो गया ग्रेफाइट। ब्रास यानी एक मेटल, सॉरी एलॉय है, एलॉय में दो मेटल मिक्स होती है, तो मेटल तो मेटल है, क्रिस्टल बात करता हूं। अमोनियम फॉस्फेट आयनिक कंपाउंड है, NH4 पॉजिटिव आयन, PO4 ट्रिपल नेगेटिव आयन, तो आयनिक कंपाउंड तो आयनिक क्रिस्टल बनाएंगे भाई। SiC सिलिकॉन कार्बाइड, एटम जुड़े हैं, इसको हम कार्बोरंडम कहते हैं, कार्बोरंडम SiC, तो ये भी कोवेलेंट क्रिस्टल, ये तो शायद लिखवाई भी होगा मैंने एग्जांपल ना। रूबिडियम मेटल है, मेटेलिक क्रिस्टल। I2 मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल, I से I सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो ये मॉलिक्यूलर हो गया। LiBr आयनिक क्रिस्टल। P4 मॉलिक्यूल है, नॉन मेटल के मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स बनाते हैं। LiBr आयनिक, P4 मॉलिक्यूलर। Si सिलिकॉन के एटम जुड़ के कार्बन जैसा लॉन्ग फ्रेमवर्क बनाते हैं, अभी उसमें भी बात करी थी अपन लोगों ने सेमीकंडक्टर, तो ये नेटवर्क सॉलिड है, कोवेलेंट क्रिस्टल है। प्लास्टिक एमोर्फस चीज है, प्लास्टिक, रबर और सारे पॉलीमर जितने भी होते हैं, ग्लास, लकड़ी, ये सब हमारे क्या है, एमोर्फस, उनमें क्लासिफाई करने नहीं। चलिए और कोई इसमें सेक्शन ए में, A2 का फिफ्थ, क्या क्वेश्चन 4-5 है इसके अंदर, मुझे तो नहीं दिख रहा। पर वो शीट बनाई है ना, क्या बोल रहा है, given below are two dimensional lattices or nicely shaded regions, you just have to find out the contribution in fraction of particles marked to the shaded regions
एंड द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द रीजन। ये तो अपन ने कैलकुलेट करना सीखा था, है ना। ए बी पार्टिकल है 1 2 है, फिर यहाँ पे ए बी है 1 2 3 4 5 6 कुछ ऐसे डायग्राम बने हुए हैं। फर्स्ट वाला जो है, मेरा डायग्राम अलग उस पे ही अलग पेज पे आ रहा है। फर्स्ट वाले डायग्राम में जो ए है वो एक स्क्वायर यूनिट सेल है, और स्क्वायर यूनिट सेल में जो कॉर्नर वाले पार्टिकल उनका 1/4 हिस्सा आता है, तो 1/4 आएगा। ऐसी बाकी डायग्राम में मिला नहीं, तो सारे अपन ने किए हुए हैं। फिफ्थ में नहीं आ रहा, फिफ्थ का क्या अच्छा पैरेललोग्राम टाइप का है। पैरेललोग्राम टाइप का जो बना हुआ है ना, वो 1/3 आता है, 1/3 ही आता है वो ना। याद कर लो उस चीज को, तो डायग्राम बना के उसकी टेक्नोमेट्री सिखा के कराऊंगा तो भी इसमें बहुत टाइम लगेगा। चलिए, और कोई सेक्शन में नहीं। सेक्शन बी, सेक्शन बी में कोई डाउट? सेक्शन सी 3 कंसिडर कॉर्नर एटम ऑफ फर्स्ट लेयर ऑफ HCP यूनिट। फर्स्ट लेयर यानी सबसे टॉप लेयर का कॉर्नर एटम ले लिया, शोइंग अल्टरनेट ए लेयर, अल्टरनेट ए लेयर मतलब ए लेयर है, फिर एक छोड़ के फिर एक लेयर है ना, तो मतलब ए बी टाइप का अरेंजमेंट हो गया। फाइंड आइडेंटिकल एटम्स इन थर्ड लेयर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम द एटम 1, अरेंज द डिस्टेंस इन असेंडिंग ऑर्डर। डायग्राम है इसमें कहीं? हाँ सर, इस तरह से हेक्सागोनल क्रिस्टल बना है। कहां कहां पार्टिकल बना है? एक यहाँ सेंटर पे बना है, इसको जी नाम दिया है। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। ये लेयर ए है ऊपर वाली, नीचे वाली लेयर ए, और बीच में डी होती है 3 पार्टिकल वाली ना। यहाँ पर एटम 1 दिया है, और ऐसे एटम यहाँ पर भी है ना। अब वो पूछ रहा है कि इस लेयर में 1 नाम का जो एटम है, उससे इस वाली लेयर में जो एटम्स है उनके डिस्टेंसेस देख लो आपके किसके कितने। तो अगर ये डिस्टेंस आप बात करें तो ये हाइट ऑफ द क्रिस्टल, ये 1 और ए के बीच का डिस्टेंस हाइट ऑफ द क्रिस्टल के बराबर होता था। चलो मैं एच से बता देता हूं, एच, ठीक है। अब ये जो बी वाला क्रिस्टल और ये जो एफ वाला क्रिस्टल, ये इस फेस पर है और ये वाला इस फेस पर है, तो इन दोनों का डिस्टेंस बी और एफ का इक्वल होगा ना 1 से। 1 से किस किस का डिस्टेंस इक्वल है? बी और एफ का। फिर ये अपनी फेस पे है, मतलब जस्ट नियर बाय फेस पे है। अब उसके बगल वाली फेस पे जाओ, तो सी का और ई का और जी का भी डिस्टेंस इतने, ये 3 डिस्टेंस सेम होगा। 1 का डिस्टेंस सी, ई और जी से सेम होगा। सबसे डिफरेंट डिस्टेंस किसका होगा? डी से। अब इनको ऑर्डर में जमाना है, तो ए के साथ डिस्टेंस कम है
बी और एफ के साथ और ज्यादा, सी और ईजे के साथ और ज्यादा, सबसे ज्यादा डिस्टेंस हमारा किसके साथ होगा, डी के साथ। लॉन्गेस्ट, लॉन्गर, लॉन्ग, शॉर्टेस्ट। सर ये जी के साथ सर ए और बी का, एफ और बी का होगा सर। एफ और सी का होगा, क्या लिखा मैंने, एफ बी का जी के जी जितना डिस्टेंस हो। पार्टिकल ये है ना, अच्छा हाँ सॉरी, 60 डिग्री एंगल हो। हाईएस्ट एंगल बराबर ई एफ और जी आई, ठीक है, ये तीनों एक सीध में है, ठीक है भैया। और बताओ, C4 का फर्स्ट, C4 का फर्स्ट, ये क्या है, along following figure shows an FCC unit cell with atoms of radius r marked one corner, two face centers, three face, one corner, two face center, three face center, तीसरे face center पे, अच्छा टू वाला भी face center पे, टू तो हमने ऊपर डाल रखा, अच्छा इस वाले face center, ठीक है, नंबरिंग कर। A quadrilateral is also shown by joining the centers of four face centers atoms, ठीक है। The distance between atom 1 and 2, 2 and 3 and 1 and 3, ये तो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल हो गए यार, मेरे से करवा रहे हैं, मैथ वाले सबसे पूछो। ये ऐसा एक क्यूब बनाया है इन्होंने, और ये फेस सेंटर, ये इधर पीछे एक फेस सेंटर और ऐसे सेंटर, ये चार फेस सेंटर को मिला के क्वाड्रिलेटरल बना, तो एक फेस सेंटर टॉप पे और एक बॉटम है ना, ऐसा, और ये कॉर्नर का। क्या करना है, कॉर्नर के पार्टिकल को 1 नंबर दे दिया, तो यहां से डिस्टेंस नापना है इस वाले पार्टिकल का यानी 2 वाले का, और किस वाले का, 3 वाले का, और 2 और 3 2 और 3 के बीच में भी नापना है, 2 और 3 के बीच में भी नापना है। कमरे में आ जाओ, कमरे में, ये कमरे का एक कॉर्नर, कॉर्नर पकड़ लिया अपन। अब ये जो है सामने वाली फेस की पार्टिकल, मतलब जो कॉर्नर जिस फेस का हिस्सा है उसी फेस का पार्टिकल, बोर्ड को मान लो, यहां से यहाँ पे पार्टिकल है फेस, ये 2 और इसके बीच का डिस्टेंस है, जो फेस डायगोनल है उसका आधा हो जाएगा, 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस a√2/2 हो गया, जो भी होगा a/√2 है। अच्छा रेडियस से कनेक्शन बताना है, रेडियस, अब जो रेडियस होती है एफसीसी के अंदर, एफसीसी बोलिए, ये एफसीसी के अंदर रेडियस और आर्म में रिलेशन क्या होता है, a/2√2r, r इक्वल टू a√2/4 या a/2√2 ऐसा होता था, तो a इक्वल टू 2√2r होता है ना, तो a की जगह 2√2r रख दिया, इनटू में √2 है, अपॉन में 2 है, 2 से 2 कैंसिल, √2 इंटू √2 2, तो 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस 2r जी सर अब मत बता। हो जाएंगे। अब ऐसे 1 और हाँ 3 सर के तो बीच रेडियस का गलत रखा। हाँ रेडियस में कन्वर्ट करना है r, बाकी तो ठीक है। अब 1 ये है तो 3 यहाँ पर है, ये डिस्टेंस अपने को नापना है, ठीक है। तो ट्राइंगल बनाओ, ऐसे ऐसे और ऐसे एक ट्राइंगल बन जाएगा, है ना। ये हमारा बॉडी फेस डायगोनल का आधा a√2 डिस्टेंस, a√2/2 डिस्टेंस हो गया, ये a हो गया, ये निकालना है पाइथागोरस थ्योरम से, इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलो और कोई सेक्शन सी में, सेक्शन डी है D1,
A student wants to arrange 4 identical sphere of radius r on the 2-dimensional floor as close as possible. Finally, he could arrange them. Identify the type and dimension of the figure obtained by joining their centers. Could he occupy the whole available space? If not, then what type of voids are generated? 4 आइडेंटिकल स्फीयर्स को अरेंज करने हैं एक 2-डायमेंशनल फ्लोर पे, जितना ज्यादा नजदीक हो पाए उतना ज्यादा। ये मान लीजिए 2-डायमेंशनल फ्लोर है, इसमें 4 स्क्वायर ऐसे अरेंज कर सकता है, ये गैप छूटेगा, या इस फ्लोर पे 4 स्क्वायर ऐसे अरेंज कर सकता है। अब बताओ, वो कह रहा है जितना नजदीक हो सके उतना नजदीक अरेंज कर, यानी वॉइड कम से कम छूटनी चाहिए। तो यहां वॉइड बड़ी है कि यहां बड़ी है? स्क्वायर वाली बड़ी होती है, ट्रायंगुलर छोटी होती है, क्लोज पैकिंग है। अब इसके अगर सेंटर मिलाओगे तो रोम्बस बन जाएगा, तो शेप रोम्बस बनता है। अब रोम्बस में जो एंगल डायमेंशन होते हैं भैया वो अपने बता दो, ठीक है ना। ये जो आर्म है ये तो r + r 2r हो ही जाएगी। एंगल रोम्बस में 2 60 डिग्री के होते हैं, 2 120 के होते हैं, ये तो जानते हो ना। ये छोटे वाले 60 के, ये 120, नहीं तो रोम्बस पढ़ लेना मैथ्स में जाके, ठीक है। इसमें ट्रायंगुलर वॉइड बनेगी, ठीक है, और ट्रायंगुलर वॉइड का रेडियस रेशियो हमारा 0.155 होता है, लिखवाया हुआ वो बता, तो सारी कहानी समझो। और कोई भी सेक्शन डी में सेक्शन ई, सेक्शन ई है E4। E4 क्या है? KBr क्रिस्टलाइजेस इन NaCl टाइप ऑफ यूनिट्स है, ठीक है। K पॉजिटिव की रेडियस दी है, Br नेगेटिव रेडियस दी है। रेडियस रेशियो निकाल लोगे तो ये भी पता चल जाएगा उस रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाउ मेनी K पॉजिटिव आयन, हाउ मेनी Br नेगेटिव आर आयन इन ईच यूनिट से पूछा कर रहे हैं। प्रेफर नोट्स जब NaCl जैसी बात कर रहा है तो जो खेल NaCl में था वो यहाँ आएगा, तो KBr में एक K पॉजिटिव होगा, एक Br नेगेटिव होगा, नहीं गलत। NaCl में हमारा फार्मूला NaCl नहीं निकला था, Na4Cl4 निकला, 4 K 4 Br। Assuming the additivity of ionic radius, what is A? तो A की वैल्यू हमारी जो आती थी R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव प्लस R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव ऐसा करके आती थी, A/2 के बराबर है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ परफेक्ट KBr क्रिस्टल, भैया डेंसिटी निकाल लो, R निकल आएगी, डेंसिटी का फार्मूला निकाल लगा दो। What minimum values of R positive and R negative needed to prevent anion contact in the structure? ये रेडियस रेशियो से निकल जाएगा। 0.414 से लेकर अपना कितना होना चाहिए 0.73, तो 0.414 छोटा वैल्यू है, इससे जब डिवाइड करोगे तो बड़ा वैल्यू आए, बड़े वैल्यू डिवाइड करोगे तो छोटा, लार्जेस्ट पूरा है छोटे वैल्यू से डिवाइड, ये हो जाएगा। चलो सेक्शन एफ में कुछ, अच्छा मैंने बताया था गर्म करने पे NaCl टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, वो बता दिया, या प्रेशर वाली बताई थी मैंने। तो सुनना, एक इंग्लिश के साथ गेम खेल देते हैं आपके साथ, आपके साथ बेईमानी कर देते हैं। वो क्वेश्चन पूछते हैं प्रेशर लगाया तो NaCl की स्ट्रक्चर किसके जैसी हो जाएगी? आंसर CaCl जैसी, ठीक है। प्रेशर लगाने पे पास आ जाते हैं, कॉर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन आता है ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन NaCl क्रिस्टल, पहला ऑप्शन इट बिकम CaCl स्ट्रक्चर, इट बिकम CaCl स्ट्रक्चर, ये तो सही है। उसके ये चुपके से लिख देते हैं इट बिकम CaCl क्रिस्टल, ये नहीं है। नमक सीजियम क्लोराइड थोड़ी बन जाएगा, नमक नमक ही रहेगा, स्ट्रक्चर बदलेगी वो चीज नहीं बदल जाएगी। इंग्लिश पे ध्यान देना, कई बार गोली फेंक देता है। तो सेक्शन एफ में कोई डाउट नहीं? पार्ट 1 का सेक्शन एफ, सेक्शन, अच्छा ये सेक्शन खत्म हो गया ना। अब पार्ट 2 ओनली वन ऑप्शन करेक्ट टाइप क्वेश्चंस।
सेक्शन ए में कोई डाउट? अब तो कर लोगे इस टाइप का। स्यूडो सॉलिड मतलब एमोर्फस, है ना। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, C7 ठीक है, बहुत उम्मीद हो रहा है C7 है ना। Which of the following shaded plane in FCC lattice contains arrangement of atoms as shown by the circles? जो सर्कल का अरेंजमेंट दिया है वो ऐसा दिया है, ऐसे और सॉरी चिपके नहीं और ऐसे, मतलब 3 पार्टिकल टच में ऊपर, फिर गैप देके 3 पार्टिकल। अब जरा देखिए, इसमें जो क्यूब बनाए हैं, ये हमारा क्यूब हो गया। अब इसमें एक प्लेन बनाया है हमने, ऐसे वाला। अब मुझे बता, इस प्लेन में तुम्हें पार्टिकल कहां मिलेगा? यहां मिलेगा फेस सेंटर पे, फेस सेंटर, यहां कॉर्नर पे भी मिलेगा, और कॉर्नर और फेस सेंटर का पार्टिकल टच कर रहे हैं। अब ये जो लाइन है, इसमें इस फेस, यहां पे कोई पार्टिकल है, ये जो खाली पड़ी, तो हमें तो ऐसा सिस्टम बनना चाहिए, जो शेडेड फ्लो के बना रहे हो, वो शेडेड वाला ऐसा होना चाहिए कि जिसमें पूरी आर्म पे पार्टिकल। इसके तो पूरी आर्म पे पार्टिकल नहीं मिल रहे, आर्म के बीच में मिल रहे हैं, बाकी मतलब यहां पे पार्टिकल मिल रहा है, और इतनी आर्म खाली पड़ी, इतनी आर्म खाली पड़ी। ऐसे नीचे भी यहां पे पार्टिकल मिलेगा, बाकी आर्म खाली पड़ी थी। लेकिन अगर आप डायगोनल बनाओगे, डायगोनल फ्रेम बनाओगे ऐसा, उसमें आपको ऊपर 3 पार्टिकल मिलेंगे, एक कॉर्नर का, फिर एक फेस का, एक कॉर्नर का, फिर यहाँ भी 3 पार्टिकल मिलेंगे, एक कॉर्नर का, एक फेस का और एक कॉर्नर का। बीच की जगह खाली होगी, बॉडी सेंटर नहीं है, बॉडी पे सेंटर पार्टिकल नहीं है। तो मेरे ख्याल से आंसर सी जैसा डायग्राम इसको, ठीक है, इमेजिनेशन है। और कोई सेक्शन? C11, which of the following scheme or ordering close packed sheet of equal size sphere does not generate close packed lattice? Okay. जी कैसे कर? ये तो नहीं हो पाएगा वैसे, कैसे करें? अच्छा एक काम करो, ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, कई बार ऐसे पजल्स आती है ना, जिसमें कई डायग्राम्स बने होते हैं, पूछते हैं कि कौन सा डायग्राम बाकी से अलग, मतलब कोई ना कोई डिफरेंस मिल रहा है और बाकी में वो सारी सिमिलर। तो ऐसा कुछ सोचो कि कौन सा ऑप्शन बाकी से बिल्कुल अलग। क्यों? आप देखो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में सेम लेटर एक लगातार नहीं आया, सेम लेटर एक के बाद एक नहीं आया, रिपीट नहीं। जैसे पहला है एबीसी एबीसी, दूसरे वाले में ए बी ए सी, ए बी ए सी, लगातार 2 ए या लगातार 2 बी या लगातार 2 सी, कहीं नहीं आया ना। जिस भी क्रिस्टल में ऐसा दिखेगी लगातार 2 ए, लगातार 2 बी या लगातार 2 सी लिखे हो, वो नहीं बन सकता। घटिया क्वेश्चन। देख लो किसमें 2 ए लगातार है, 2 बी लगातार है, 2 सी लगातार दिख रहे हैं, मतलब 2 एक जैसी लेयर लगातार नहीं हो सकती ना, रिपल्शन आ जाएगा। 2 एक जैसी लेयर एक साथ नहीं हो सकती, रिपल्शन आ जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन बहुत खराब हो जाएगा। चलो सेक्शन डी में कोई डाउट?
In a hypothetical solid state atom from CCP lattice with A atoms occupying all the tetrahedral voids and B atom are the octahedral voids. A and B atom are the appropriate size such that there is no distance CCP lattice. Now, if a plane is cut as shown, then the type of voids and their numbers present, which are present at the cross section would be diagram. एक बार डायग्राम अगले पेज पे चला जाए. अच्छा, ये डायग्राम है. एक डायगोनल प्लेन काट दिया उसने, तो भैया इसमें क्या क्या वॉइड्स मिलेंगे? तो डायगोनल प्लेन जो जा रहा है, अगर ऊपर वाली लाइन देखो इसकी, तो वो फेस डायगोनल बना है. उस पर ये वाला केस, ये कॉर्नर का एक पार्टिकल मिलेगा, फेस सेंटर का एक पार्टिकल मिलेगा और फिर कॉर्नर का एक पार्टिकल. ठीक है. फिर अगर जो खड़ी वाली लाइन है वो वर्टिकल, ये वाली लाइन ऐसी, तो ये एज है. ठीक है. अच्छा, जो प्लेन बीचों बीच से गुजरेगा, कमरे के बीचों बीच से, तो बॉडी सेंटर से भी गुजरेगा ये प्लेन. अब मुझे याद आ रहा है कि एज सेंटर और बॉडी सेंटर पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है. एज सेंटर पे सब मिला के 3 होती थी, बॉडी सेंटर पर 8. ये मेरा उसने शेडेड प्लेन बनाया. तो इसमें इस जगह पे एज सेंटर चूंकि एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड मिलेगी, इस एज सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड मिलेगी, और यहां बीचों बीच बॉडी सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड मिलेगी. और कहीं ये एज को टच कर रहा है? नो सर, तो नहीं रख. तो यानी इस प्लेन में आपको 3 ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स मिले. आई वो समझ. अब टेट्राहेड्रल कहां होती है? बॉडी डायगोनल. ये एक बॉडी डायगोनल जा रहा है, इस पर एक यहाँ टेट्राहेड्रल वर्ड होगी ब्लू कलर से जो बनी है, और एक यहाँ होगी, और एक बॉडी डायगोनल ऐसा भी तो जाएगा, उसमें एक यहाँ होगी एक यहाँ होगी, टोटल 4. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो a/2 होता था. इनके बीच तो टेट्राहेड्रल वर्ड मिलेंगे. ये कहने का मतलब. चलिए, सेक्शन डी में कोई और डाउट? सब डायग्राम है आपके, उसके हैं सोचने के लिए, दिमाग चलाओगे तो बन जाएंगे. और कोई डाउट सेक्शन डी में? सेक्शन ई, सेक्शन एफ, नहीं. ठीक है. पार्ट सी न्यूमेरिकल वैल्यू सर हमारे में नहीं है, ये कहां से आ गया? नया पैटर्न आया. अच्छा, वो आजकल जेईई में न्यूमेरिकल आने लगे है ना. तो जो पार्ट 3 अपना मैट्रिक्स मैचिंग होता था, उसको चेंज करके पार्ट 3 न्यूमेरिकल वैल्यू कर दिया गया नई शीट्स में ना. ये चक्कर है. सर ये भेज दीजिए. हमारे में नहीं है. चलो मैं भेज दूंगा इसको भी, है ना, तो भी कर लेंगे. अब पढ़िए चैप्टर अच्छे से, याद करिए. थ्योरेटिकल चैप्टर, न्यूमेरिकल तो ज्यादा है. आगे अपन फिर एक आध दिन और रखेंगे डिस्कशन. शीट पूरी लगा लीजिए, शीट पूरी लगा लीजिए. मैं दोबारा से भेज दूंगा. तो उसमें सेक्शन 3 करना है आपको, उसके बाद एक्सरसाइज 3 करिएगा, और लास्ट में एक्सरसाइज 2 करिए. तो करके रखिए. अगली क्लास में अपन बाकी जितनी बची पूरी शीट डिस्कस करें. जब भी अगली क्लास में ना, जब भी अगली डिस्कशन क्लास देख लो चैप्टर तो मुझे पढ़ाने में टाइम लगेगा. पी ब्लॉक बहुत लेंथी चैप्टर है. हाँ, बायोमोलिक्यूल बायोमोलिक्यूल पढ़ो. अभी पढ़ लो, आगे पढ़ाऊंगा मैं. अभी